Hello everyone, welcome to science class. Children, today we are going to begin our next chapter, chapter 12, friction. वर्ड फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? बेसिकली फ्रिक्शन एक फोर्स है. कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स. सो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. मान लो आपने देखा होगा कि जब कोई बॉल ज़मीन पे रोल करती है तो रोल करते करते वो एक समय ऐसा आता है कि वो स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है ना. तो हम जानते हैं कि हमने तो फोर्स उस बॉल पे लगाया था, वो आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन वो कौन सा फोर्स है जो कि उसे स्टॉप कर रही है? तो वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स. सो लेट्स डिस्कस. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ए फोर्स डेट अपोजेस मोशन. जो फोर्स किसी भी मोशन को अपोज करती है, रोकती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. So children, the main objectives of this chapter is that we will learn about why friction occurs. We will able to know the list of two types of friction and give example of each type and explain how friction can be both harmful and helpful. किस तरह से फ्रिक्शन जो है हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. क्लियर? वी विल लर्न व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन होता क्यों है और कैसे होता है? बच्चों, आपने कभी भी एक सैंड पेपर को देखा होगा. सैंड पेपर का सरफेस जो होता है बहुत रफ़ होता है, खुरदरा होता है. ठीक है. जब हम उस पर कोई भी चीज़ मतलब उसको रगड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत रफ़ होता है, वो आसानी से उस पर मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है. तो इसी तरह से हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? रफ़ होता है. ठीक है. वो हालांकि हमें देखने में स्मूथ दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो रफ़ होता है. यदि हम माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे तो वी विल सी मैनी टाइनी हिल्स एंड वैलीज. टाइनी हिल्स एंड वैलीज क्या होता है? जैसे कि किसी भी रफ सरफेस को आपने देखा होगा. जैसे सैंड पेपर की ही बात कर लेते हैं. सैंड पेपर में थोड़ा कहीं पर ऊंचा होता है, थोड़ा सा कहीं नीचा होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचे होता है. तो जो ऊंचा होता है उससे हम हिल्स बोलेंगे, और जहाँ पर गड्ढा थोड़ा सा होता है वो उसे हम वैली कहते हैं. ठीक है. तो ये जो हिल्स एंड वैली होते हैं हर एक सरफेस पे, इसी की वजह से कोई भी सरफेस जो होता है वो रफ हो जाता है. ठीक है. तो ये हम जो सरफेस को हम जिसे स्मूथ कहते हैं, हमें लगता है कि वो स्मूथ है, लेकिन यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टाइनी हिल्स एंड वैलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जब हम उसे दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट पे रखते हैं तो वो जो है उनका जो है उन हिल्स और वैलीज और दूसरे ऑब्जेक्ट के हिल्स एंड वैलीज के साथ इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है एक दूसरे पे आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ हिल्स एंड वैली ऑफ द सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विद द हिल्स एंड वैली ऑफ अदर सरफेस, दिस प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो एक ऑब्जेक्ट का हिल्स एंड वैली है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के हिल्स एंड वैली से इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. ये डिपेंड करता है कि किस सॉलिड ऑब्जेक्ट में कितना हिल्स एंड वैलीज हैं, किस हिसाब से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा उसमें. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑन द स्क्रीन. आप देख सकते हो कि क्या किस तरह से पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपको हाई हिल्स एंड वैलीज जो है एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ये दिखाया गया है. सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो जो उनकी इरेगुलरिटी जो बहुत छोटी होती है, जो हमारा हाथ भी महसूस नहीं कर पाता, यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब उसे क्लियर होता है कि कितने उसमें इरेगुलरिटीज होते हैं, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं. स्मूथ सरफेस हैव मिनिमम irregularities between the two surface and the rough surface have larger irregularities between the two surface. यदि सरफेस रफ है तो उसमें जो भी irregularities है वो ज़्यादा होंगी, और जो स्मूथ सरफेस है, जो चिकना सरफेस होगा, उसमें irregularities बहुत कम होगा. और जहाँ पे irregularities कम होगा तो वो वहाँ पर फ्रिक्शन भी कम होगा, और जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होगी, मतलब सरफेस रफ होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. वो ज़्यादा अपोज करेगा. कहने का मतलब है ज़्यादा फ्रिक्शन होने का मतलब है वो आसानी से मूव नहीं करेगा, वो मूवमेंट को अपोज करेगा. सो इस वजह से फ्रिक्शन होता है, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग होते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसकी वजह से. ओके. तो चिल्ड्रन, फ्रिक्शन तभी होता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं. फोर्स डेट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस डेट आर इन कांटेक्ट. मतलब फ्रिक्शन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है.
देख सकते हो जो हम मैच स्टिक जलाते हैं वो मैच स्टिक कैसे जलती है, क्योंकि जो हमारे मैच स्टिक का जो आगे का पार्ट होता है वो जो है दोनों आपस में रगड़ने से, फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और वो फिर जलने लगता है। ओके, तो व्हेन डज फ्रिक्शन अकर? फ्रिक्शन अकर व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट। जब जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तो ही फ्रिक्शन होता है। आप देख सकते हो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम पुश करते हैं, यदि एक साइड से पुश करेंगे तो उसका मोशन जो होगा, जिस साइड हम पुश करेंगे उसी साइड में होगा, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में है तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप देख सकते हो फिगर में किस तरह से फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक आपको पिक्चर दिखाया गया, वो क्या है वो बच्चों? ये है स्प्रिंग बैलेंस। सो स्प्रिंग बैलेंस क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम स्प्रिंग बैलेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो हमने कितना फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो वो स्प्रिंग बैलेंस शो कर देता है। स्प्रिंग बैलेंस में एक पॉइंटर होता है, ठीक है। जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाते तो वो पॉइंटर जो है मूव करता है और जितना हमने फोर्स लगाया उतना वो ये शो कर देता है, ठीक है। वो पॉइंटर जो है स्केल में मूव होता है और हमें पता चल जाता है कि कितना हमने फोर्स लगाया है। सो हम क्या स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को मेज़र करने के लिए? यस, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी आप कोई भी एक ब्लॉक ले लो, लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक ले लो, ठीक है, और उस पर एक हुक अटैच कर दो, उसमें अच्छे से एक हुक अटैच कर देना है और हमें पता करना है कि कितना, जब हम दो सरफेस को कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये हमें पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टेबल पे अच्छे से रख देंगे और उस हुक के साथ हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। नाउ पुल द स्प्रिंग बैलेंस अंटिल द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव। कितना पुल करना है आपको? इतना पुल करना है कि जब तक कि हमारा वुडन ब्लॉक जो है स्टार्ट ना हो जाए मूव करना। जैसे ही स्टार्ट होगा, नोट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे जैसे ही मूव करना शुरू होगा वो ब्लॉक, उस पॉइंट पे हमें स्प्रिंग बैलेंस में पॉइंटर क्या रीडिंग शो कर रहा है उसे हमें नोट कर लेना है, ठीक है। बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस। इसके बाद हम चाहें तो हम दूसरे सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट को रखें, या फिर हम क्या करें, आप उस वुडन ब्लॉक को एक प्लास्टिक से कवर कर दो, अच्छे से चारों साइड से प्लास्टिक से कवर कर दो और फिर आप उस हुक के द्वारा स्प्रिंग बैलेंस को खींचो, तो क्या होगा, और फिर आप उसको देखो कि आपने जितना फोर्स लगाया वो क्या आया। तो आप देखोगे कि जब दोनों का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको जो उसमें दिखेगा स्प्रिंग बैलेंस में, आप देखोगे कि जब हमने प्लास्टिक से कवर नहीं किया था तब जो है ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ा, और जब हमने उसको पूरी तरह से प्लास्टिक पे से कवर कर दिया उसमें कम फोर्स पे ही उसमें मूवमेंट शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो है सरफेस का जो कांटेक्ट है, पहले बार में जो कांटेक्ट था वो थोड़ा रफ था, जब हमने प्लास्टिक डाल दिया तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से हमें कम फोर्स पे ही मूवमेंट शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब कम होता है तो क्या होता है, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है उससे मूवमेंट करने के लिए। ओके, इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पता कर सकते हो कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट के लिए ज़रूरत है। Okay, so now we will discuss about the type of friction. So now we will discuss about the types of friction. Friction is of three types: static friction, sliding friction, rolling friction. Okay, now we will discuss about these friction one by one. So first we will start with static friction. Okay. So what is static friction? The maximum frictional force present between any two objects when one object just tends to move or slip over the surface of the other object is called static friction. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? यदि कोई भी चीज़ को हम, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ रखे हुए हैं और उसको आप मूव करने की कोशिश करते हो, यदि आप कम फोर्स लगाओगे तो क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव बिल्कुल भी नहीं होता, वो अपने ही पोजीशन पे रहता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाते हो तो एक समय ऐसा आता है जब उसमें हल्का सा मूवमेंट शुरू होता है, डेट इज़ जब जस्ट उसमें मूव होना शुरू होता है। तो जो इतना फोर्स जब होता है, जब उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो उसने फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फोर्स, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। सो
द मैक्सिमम फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड टू मूव, हल्का सा जैसे इसमें मूवमेंट स्टार्ट होता है, मतलब हल्का सा वो जैसे हिलता है कह सकते हो, उतने फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना शुरू होता है तो जितना फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है, कम होता है। कैसे? जैसे कि अब जब हम किसी भी साइकिल को जब राइड करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी साइकिल को, बाईसाइकिल को चलाने के लिए, लेकिन एक बार वो जब स्लाइड होना शुरू होता है तो कम फोर्स पे भी फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसी तरह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्मॉलर होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब स्टार्ट करते हैं जो किसी बॉडी को मूव करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है वो ज़्यादा होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। क्लियर? Next is rolling friction. When an object like wheel rolls over the surface of another object, the resistance to its motion is called rolling friction. जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा मतलब रोलिंग करता है, मतलब गोल होता है, तो क्या करता है? वो रोल करता है। तो क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल करता है तो उस फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट गोल होता है तो उसमें कम फोर्स लगता है उससे आगे बढ़ने के लिए, इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में उतने ही फोर्स में बहुत दूर तक ऑब्जेक्ट चला जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यदि आप इससे जानना चाहते हो कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी. For this, you have to take a wooden block, a spring balance and a wooden table and 3 or 4 pencil. क्या करना है? एक बड़ा सा जो ब्लॉक है, वुडन का ब्लॉक जिस पे हुक अटैच होता है, उसको आपको टेबल पे रख देना है और उसके साथ स्प्रिंग बैलेंस अटैच करके आपको अप्लाई करना है फोर्स को। तो आप देखोगे कि उसमें कितना, जैसे ही उसमें स्टार्ट करते हो आप खींचना तो एक समय आता है उसमें हल्का सा मूवमेंट शुरू होता है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है कितना आपने फोर्स लगाया। ठीक है, जब आप एक बार उसको मूवमेंट शुरू हो जाता है तो जैसे ही उसमें मूवमेंट शुरू हो जाने के बाद आप क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको उस वुडन ब्लॉक के नीचे में बहुत सारे पेंसिल्स डाल देने हैं। ठीक है, आप पेंसिल डाल दोगे, इसके बाद आप फिर उसी तरह से जैसे आपने प्रीवियसली स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करके खींचा है वैसे ही खींचोगे, तो आप देखोगे कि पेंसिल रखने के बाद जो है कम फोर्स पे भी ही वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करना शुरू हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन निकलता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कम फोर्स लगता है इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। राइट? सो चिल्ड्रन, यदि हम चाहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दें रोलिंग फ्रिक्शन से तो हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई भी आपने देखा होगा कि आजकल जो पहले जो बॉक्स होता था उसमें व्हील नहीं होते थे, आजकल के बहुत सारे बॉक्स में व्हील लगा दी जाते हैं जिसकी वजह से स्लाइड करने से आसान हो जाता है रोलिंग करना। उसी तरह से चिल्ड्रन जो कि रोलर स्केट यूज़ करते हैं खेलने के लिए, तो रोलर स्केट में क्या होता है? व्हील होता है, जिसकी वजह से ये जो व्हील है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाने की वजह से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसमें हम रोल करके जा सकते हैं। इससे कम फोर्स पे भी जो है जो बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये हमें एडवांटेज देता है जिसकी की वजह से हम अपने फोर्स को कम अप्लाई करके किसी भी बॉडी को मूव कर सकते हैं। राइट चिल्ड्रन, यू कैन सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो फोर्स लगा रहा है, और वो जो फोर्स जब वो बॉडी मूव करना जैसे ही हिलता है तब तक का जो फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन है जब बॉडी मूवमेंट शुरू हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करके आगे बढ़ता है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। बच्चों, ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन ये काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट comes into play when one object is actually moving over the surface of another object। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना शुरू करता है तब तक इस टाइप के फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर में रखते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। एक और टाइप का फ्रिक्शन होता है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे कहते हैं। If you move a heavy box from one place to another, the force required to overcome friction is that instant the box start moving from the rest is measure the limiting friction। मतलब जैसे ही
स्टैटिक फ्रिक्शन से ओवरकम करके थोड़ा सा और हम फोर्स लगाते हैं तो जो है वो हल्का सा स्लाइड होता है। जब वो हल्का सा स्लाइड होता है तब तक का जो फ्रिक्शन होता है, जब तक का जो फोर्स होता है, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हल्का सा मूवमेंट शुरू होता है तो उसे हम स्टैटिक, और लेकिन जैसे ही हल्का सा मूवमेंट होकर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो तब तक का फोर्स जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब मूवमेंट एक बार स्टार्ट हो जाता है देन वो इट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग, और यदि उस पर व्हील लगा दो तो वो फिर रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाता है। ओके, सो ये रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में कम फोर्स लगता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो चिल्ड्रन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है ज़्यादा या कम हो सकता है? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस, देयर आर टू फैक्टर्स। द फर्स्ट इज़ रफनेस ऑफ द सरफेस, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी सरफेस है, उनका नेचर पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। यदि सरफेस रफ होगा तो मोर फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी, जब सरफेस स्मूथ होगा तो उसमें लेस फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, मतलब लेस फोर्स लगाना पड़ता है और बॉडी मूव कर लेता है। नेक्स्ट इज फोर्स दैट ऑब्जेक्ट आर बीइंग प्रेस्ड वन अगेंस्ट द अदर और देयर वेट, या कह सकते हो फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ठीक है, या फिर वो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, इस पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स या कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मूव्स, और मोर वेट मोर फ्रिक्शन, लेस वेट लेस फ्रिक्शन। मतलब यदि बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो उसका अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, और यदि बॉडी का वेट कम होगा तो उसका अपोजिंग फोर्स भी कम होगा और फिर लेस फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी के मूवमेंट के लिए। तो इस तरह से जो है रफनेस एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है फ्रिक्शन कितना होगा। ओके चिल्ड्रन, व्हाट डज द अमाउंट ऑफ सरफेस डिपेंड ऑन, मतलब कह सकते हो कि नेचर ऑफ द सरफेस डिपेंड करता है फ्रिक्शन के लिए। इसके लिए क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द हाउ वेल द सरफेस ग्रिप ईच अदर, डिपेंड करता है कि वो दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कितने बंधे हुए हैं या कितनी ग्रिप में पकड़े हुए हैं। ठीक है, टायर्स ऑन द रोड हैव वेरी हाई फ्रिक्शन, दे डू नॉट स्लिप। आप देखोगे कि जो टायर्स और रोड का जो फ्रिक्शन होता है बहुत हाई होता है क्योंकि वो स्लिप नहीं करते हैं। लेकिन स्केट ऑन आइस, यदि आइस पे आप स्केट चलाते हो तो उसमें बहुत कम फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से फिसल जाते हो। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो ये शो करने के लिए कि फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी इंक्लाइन प्लेन लेना है, ठीक है, उसको किसी भी बुक के ऊपर इस तरह से रख देना है। एक इंक्लाइन प्लेन, एक लकड़ी का जो है कोई भी जो है एक पीस लेके उसको बुक के ऊपर इस तरह से इंक्लाइन रूप में रख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको उस इंक्लाइन प्लेन पे एक पेंसिल को रोल करना है, मतलब एक ऊपर से उसके पेंसिल को रोल करना है। आपको दिखा रहे हैं कैसे होता है। इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन आपको बना लेना है। ठीक है, गत्ते का एक इंक्लाइन प्लेन की तरह शो करना है। ऊपर से जो है जैसे बॉक्स आपको दिखाया गया उसमें पेंसिल को रोल फेंकना है उसके ऊपर। पहले बार में आप पेंसिल को फेंकोगे तो वो दूर तक आगे रोल करते हुए आगे दूर तक जाएगा, लेकिन दूसरी बार में आपको क्या करना है, उस टेबल पे एक कपड़ा बिछा देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी तरह से ऊपर से सबसे वो टॉप पॉइंट से आपको पेंसिल को रोल करते हुए फेंकना है। तो आप देखोगे कि उस कपड़े पे कुछ दूरी के बाद वो रुक जाता है। तो आप देखोगे कि वुडन टेबल पे जो पेंसिल मूव करता है वो ज़्यादा दूरी तक जाता है, लेकिन कपड़ा बिछाने के बाद वो कम दूरी तक ही पेंसिल मूव करता है। इससे हमें ये कंक्लूज़न मिलता है कि उन दोनों का डिस्टेंस में डिफरेंट आने का क्या कारण है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। कितना फ्रिक्शन है उस डिपेंड कर रहा है कि दोनों सरफेस का नेचर कैसा है। एक में स्मूथ सरफेस है तो वो दूर तक जा रहा है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है। दूसरे में जो है कपड़ा बिछाने के बाद क्या हो रहा है, उसका नेचर जो है थोड़ा सा रफ हो जा रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा हो जा रहा है और फिर वो ऑब्जेक्ट जो है, जो पेंसिल जो है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। तो ये डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, उस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन बॉडी का या सरफेस का नेचर कैसा होगा। होप इट इज़ क्लियर। सो चिल्ड्रन, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में कौन कौन से आते हैं, लिक्विड और गैसेस में किस तरह के फ्रिक्शंस होते हैं, और हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन।
Till then, bye bye. Thank you.